नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ये स्टोरी है 18 साल की एक ऐसी लड़की के बारे में जो काफ़ी होशियार थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी। उसे हमेशा 90% प्लस मार्क्स आया करते थे। 18 साल की ये लड़की एक कॉलेज में पढ़ती थी और कर्नाटक के श्रृंगेरी की रहने वाली थी। और जिस वक्त की ये घटना है वो आज से 10 साल पहले की बात है। 16 फरवरी 2016 की ये बात है। ये लड़की हर रोज़ अपने पिता के साथ घर से निकलती और उसके पिता उसे उसके कॉलेज तक ड्रॉप करते और फिर वापस अपनी दुकान पर आते और अपना बिजनेस करते, कारोबार करते। वो एक दुकान के मालिक थे और इस लड़की का रूटीन ये था कि वो कॉलेज में क्लासेस अटेंड करती और लंच आवर में वो लड़की अपने पिता के पास या तो अपने पिता की दुकान पर आ जाती, उनके साथ लंच करती, दुकान पर बैठती, या फिर सीधे घर चली जाती। यानी या तो घर या दुकान, लंच आवर में उसका यही रूटीन होता। लेकिन जिस तारीख की, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 16 फरवरी 2016, ये लड़की कॉलेज से निकली तो ज़रूर, लेकिन अपने पिता के पास नहीं पहुँची और न ही अपने घर गई। बाद में जब माता पिता दोनों की एक दूसरे से बातचीत हुई तो पता चला कि बेटी न तो घर आई है और न ही दुकान पर आई है। इसके बाद उसके पेरेंट्स जो है वो घबरा गए, जो रिलेटिव्स हैं वो भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद वो बेटी के कॉलेज पहुँचे और वहाँ टीचर्स से और उसके साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियों से, सहेलियों से उनके माता पिता ने बातचीत की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जानकारी इस लड़की के बारे में नहीं मिली। एक लड़की ज़रूर पुलिस को मिली और मतलब ये जो पेरेंट्स हैं इनको मिली, और उस लड़की ने बताया कि वो मेरे साथ ही कॉलेज से निकली थी और एक पर्टिकुलर बस स्टॉप तक वो मेरे साथ आई थी। उसके बाद मैं अपने रास्ते चली गई और वो बस स्टॉप के बाद अपने रास्ते निकल गई। ये एक लास्ट इन्फॉर्मेशन उसके अपीयरेंस के बारे में कि वो कहाँ पर देखी गई थी, ये एक लास्ट इन्फॉर्मेशन उसके पेरेंट्स को मिली थी। पेरेंट्स अब बहुत परेशान हो गए और उन्होंने जाकर श्रृंगेरी के पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने इस सिलसिले में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और लड़की की तलाश शुरू कर दी। तलाश चलती रही। शाम होते होते इस मामले में बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद खबर सामने आई। उस लड़की की लाश उस बस स्टॉप से तकरीबन 600 मीटर दूर एक कुएं के अंदर पड़ी हुई मिली। इस कुएं में ज़्यादा पानी नहीं था, बल्कि कीचड़ था नीचे, और लड़की की लाश उसी कीचड़ में धंसी हुई थी। लड़की को ढूंढ रहे लोगों की नज़र जब इस कुएं में पड़ी लाश पर गई तो वो चौंक गए और बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। श्रृंगेरी की पुलिस मौके पर पहुंची और फिर फायर ब्रिगेड और कुछ बचाव कर्मियों की मदद से उस लड़की की लाश को बाहर निकाला गया। लाश पर कुछ खून के धब्बे भी थे और ये क्लियर नहीं था कि इस लड़की का कत्ल हुआ है या फिर उस लड़की ने खुद ही अपनी मर्जी से जान दी है, क्योंकि ऐसा कोई विजिबल इंजरी मार्क जिसे देखकर ऐसा लगे कि हाँ लड़की की हत्या कर दी गई है, वैसा लोगों को पहली नज़र में दिखाई नहीं दिया, पुलिस को भी नहीं। और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि लड़की का पूरा शरीर ही तकरीबन कीचड़ से सना हुआ था। ऐसे में कोई इंजरी मार्क अगर होता भी तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। पुलिस ने इस बॉडी को रिकवर किया और रिकवर करने के बाद इस लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर इस मामले की जांच पुलिस अपने तौर पर तो कर ही रही थी, घर वालों से भी बातचीत कर रही थी। घर वालों से पुलिस ने पूछा कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है या आपकी बेटी की हाल के दिनों में कभी किसी से कोई लड़ाई हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जिल्टेड लवर, कोई एक तरफा आशिक आपकी बेटी को परेशान कर रहा हो। क्योंकि अक्सर 17-18 साल की उम्र ऐसी होती है जब लड़कियों को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर लड़की को नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केस स्टडीज़ देखे गए हैं। कुछ लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो पुलिस को शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लड़का परेशान कर रहा हो और उसने रिजेक्शन की वजह से जो है इस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया हो। लेकिन घर वालों से पूछताछ में पुलिस को इन सारे सवालों का जवाब ना में मिला। लेकिन जब उस डेड बॉडी का घर वालों ने मुआयना किया, घर वालों ने जब अपनी बेटी की लाश देखी, तो उनको एक ऐसी बात नज़र आई, उन्होंने एक ऐसी बात रियलाइज़ किया जिसके बारे में उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की नाक में जो नथ है, जिसे नोज पिन कहते हैं, वो गायब थी, और इसके साथ दोनों कानों में उसने बालियां पहन रखी थी, वो दोनों बालियां भी गायब थी। अब
ऐसा तभी हो सकता था जब उस लड़की के साथ कोई लूटपाट की घटना हुई हो, क्योंकि अगर लड़की का मान लीजिए कत्ल किया गया है, जैसा कि सीन ऑफ क्राइम को देखने से ऐसा लग रहा था, तो कत्ल के पीछे एक मोटिव का होना भी ज़रूरी होता है। तो वो मोटिव क्या हो सकती है, इसके बारे में पुलिस अभी पता लगा रही थी, लेकिन तब तक पुलिस को ये पता चला कि उसका नोजपिन और कान की बालियां गायब है। अब मर्डर ड्यू टू गेन, मर्डर ड्यू टू रॉबरी, इस मामले में पुलिस को ऐसा लगने लगा था। उधर जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। श्रृंगेरी के बाहर बेंगलुरु में उस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। जिस एक्सपर्ट्स ने शव का पोस्टमार्टम किया, उसने देखा कि लड़की के शरीर पर तकरीबन 50, और अगर मैं एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 48 एंटीमॉर्टम इंजरीज मिले, यानी ऐसे जख्म और चोट के निशान जो कत्ल से पहले उसके शरीर पर लगे थे, और ये चोट तकरीबन 50 की संख्या में थे, 48। अब इतनी ज्यादती या इतनी मारपीट किसी के साथ तभी हो सकती है जब वो लड़की जो है अपने साथ हो रही किसी ज़ोर ज़बरदस्ती का विरोध कर रही हो, और उस लड़की के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने इस तरह की हरकत की हो जिसमें लड़की की जान चली गई हो। जब पोस्टमार्टम में और गहराई में डॉक्टर उतरे तो डॉक्टरों को कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे ये पता चला कि न सिर्फ उस लड़की के साथ लूटपाट हुई है, बल्कि उस लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ है, यानी उस लड़की के साथ मौत से पहले बलात्कार जैसी घटना भी हुई है। तो ये अपने आप में एक संगीन अपराध था। कत्ल तो अपने आप में संगीन था ही, लेकिन किसी 18 साल की लड़की को रेप करने के बाद मार डाला जाए, ये अपने आप में बहुत विचलित करने वाली घटना है। तो जो पोस्टमार्टम का आउटकम था वो कुछ ऐसा ही था। अब जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने इस लड़की के जो सिर के बाल हैं वो इकट्ठा किए, प्राइवेट पार्ट में के जो हेयर्स हैं जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं वो भी पुलिस ने इकट्ठा किए। इसके अलावा लड़की के फिंगर नेल यानी नाखूनों में जो डिपॉजिट्स हैं, फिंगर नेल क्लिपिंग्स, उसे डॉक्टरों ने इकट्ठा किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने। साथ ही कुछ फाइबर मटेरियल जो लड़की के प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द और शरीर के दूसरे हिस्सों में मिला था, वो सारी चीज़ें पुलिस ने जमा की और उनको और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रखा। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन अब तक डॉक्टर्स ने किया था उससे ये बात क्लियर हो गई कि इस लड़की के साथ कत्ल से पहले बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ लूटपाट भी हुई। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस घटना को अंजाम किसने दिया, क्योंकि न तो इस मामले में कोई चश्मदीद था और न ही जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस अगर किसी भी कातिल को आइडेंटिफाई करती तो आखिर कैसे करती? ये पुलिस के लिए बहुत मुश्किल और बहुत चुनौती भरा केस था, खासकर ग्रामीण इलाकों में और कस्बाई इलाकों में जहाँ सीसीटीवी की एक्सेसिबिलिटी कम है, मतलब सीसीटीवी का प्रेजेंस उतना नहीं है। और अभी तो हम 2026 में हैं, आप जितना पुराने दिनों में जाएंगे उतना मोबाइल फ़ोन की अवेलेबिलिटी भी कम होती है, तो उस समय इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और मुश्किल था। हालांकि 2016 तक सबके पास मोबाइल तकरीबन आ चुका था, स्टूडेंट्स के पास भी, लेकिन कोई ऐसा लीड जो है वो पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए नहीं मिल पा रही थी। और पुलिस थोड़ा कंफ्यूज्ड इस मामले में भी थी कि आखिर इस कत्ल का एग्जैक्ट मोटिव क्या है, क्या रेप करना मोटिव था या फिर लूटपाट करना मोटिव था। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही मोटिव होते हैं और इस केस स्टडी को देखकर पुलिस को लग रहा था कि शायद ये दोनों इंटेंशन कातिलों का रहा हो इस लड़की की जान लेने के पीछे। अब चूंकि कोई ऐसा चश्मदीद या एविडेंस पुलिस के पास नहीं था, तो पुलिस ने जो ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ पुलिसिंग है, पुलिस ने उसकी मदद लेने का, उसके सहारे इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है मुखबिरों से बात करना। उस इलाके में रोज़ जिन लोगों की आवाजाही है, जो वहाँ रहते हैं, गांव के लोग, उस कस्बे के लोग, उस कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स, उस कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स, आसपास के दुकानदार, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, इन सारे लोगों से पूछताछ करना अब पुलिस का एक टास्क था, पुलिस का एक मकसद था। पुलिस इस कोशिश में लगी हुई थी और पुलिस ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। जो किलर्स हैं उनके बारे में तो पुलिस को जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली जिसने पुलिस को इस मामले की तफ्तीश में उम्मीद की किरण पुलिस को दिखाई देने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस को ये बताया कि इस इलाके में पहले भी कुछ महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ लूटपाट की कोशिश हुई है, बदतमीजी भी हुई है। अब पुलिस इस बात पर हैरान थी कि अगर पहले ऐसा हुआ तो हमें क्यों नहीं पता चला। तो पुलिस ने जब उन लोगों से पूछा कि भाई अगर हुई है और ऐसा कोई विक्टिम है तो किसी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई,
तो ज़्यादातर मामले जिनका भी जिक्र पुलिस के सामने हुआ, लोगों ने बताया कि लोगों ने लोक लाज के भय से या शर्मिंदगी की वजह से लड़कियों ने, महिलाओं ने इस तरह की घटनाओं के बारे में पुलिस में कोई रिपोर्टिंग नहीं की। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ एक मैसेज भी है। वो मैसेज ये है कि अगर ऐसी घटनाएं हों तो लोकलाज के भय से उन घटनाओं को मिनिमाइज़ कर देना या भूलने की कोशिश करना ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी है। शायद अगर पहले की घटनाओं के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया होता तो ये घटना नहीं हुई होती। खैर, ये एक अलग मसला है, इस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन इस मामले में कुछ एक केस स्टडीज़ का पुलिस को पता चला जिसमें लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी हुई थी, लूटपाट की कोशिश हुई थी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। एक मामला तो एक टीचर का ही था जिसके साथ ऐसी घटना हुई थी और उस टीचर ने इसके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन उस मामले की तफ्तीश कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी और इत्तेफाक से उस टीचर के साथ वो जो दुर्व्यवहार की और लूटपाट की कोशिश की घटना हुई थी वो श्रृंगेरी पुलिस स्टेशन की हद में नहीं हुई थी, बल्कि श्रृंगेरी के पास एक और पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है जयापुरा में वो घटना हुई थी। हुआ ये था कि जयापुरा के एक बस स्टॉप पर वो महिला, वो टीचर कुछ रोज़ पहले खड़ी थी और तब 2-3 लड़कों ने उस महिला के साथ लूटपाट करने की कोशिश की थी। बस स्टॉप पर वो पहुंचे थे बाइक से और महिला के साथ, टीचर के साथ बदतमीजी की थी और उन्हें रॉब करने की, लूटने की कोशिश कर ही रहे थे। तब तक इत्तेफाक से उन महिला की किस्मत अच्छी थी कि उनका कोई जानकार उस बस स्टॉप पर आ गया और जैसे ही बस स्टॉप पर आकर वो रुका, ये जो बदतमीजी करने वाले लड़के हैं ये वहाँ से भाग गए। तो देखा जाए तो वो महिला बाल बाल बच गई। उसके साथ बहुत बड़ी या रॉबरी जैसी घटना कम से कम हो सकती थी, मिस हैपनिंग हो सकती थी। लेकिन उन टीचर ने जो कंप्लेंट किया था उसको उन्होंने सीरियसली परसू नहीं किया और शायद जयपुरा थाने की पुलिस ने भी उस मामले के इन्वेस्टिगेशन को तब इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। पुलिस ने जब और जानकारी जुटाई तो पता चला कि एक स्टूडेंट के साथ भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ भी कुछ रोज़ पहले ऐसा हुआ था और उस स्टूडेंट ने पुलिस को अपने साथ हुई उस ज्यादती की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। पुलिस ने अब उस स्टूडेंट से और टीचर से अलग से पूछताछ करने का फैसला किया ताकि इनसे उन लोगों के बारे में कोई क्लू मिले जो लोग इस तरह की घटनाओं को उस इलाके में अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लू तो नहीं मिला, लेकिन जब टीचर से बातचीत हुई तो टीचर को एक ऐसी सिग्निफिकेंट पॉइंट, एक ऐसा अहम बात उस टीचर को याद थी जिसने इस मामले की तफ्तीश में पुलिस की बड़ी मदद की। वो बात क्या थी? वो ये थी कि जो रॉबर्स थे वो एक बाइक पर आए थे उस बस स्टॉप पर और उन टीचर को लूटने की कोशिश की थी, उनके साथ बदतमीजी की थी और बाइक का जो सामने का रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की जो जगह होती है, वहाँ पर उन्होंने रॉबर्स की बाइक पर चीनू लिखा हुआ था, बल्कि चीनू नहीं, चिन्नू लिखा हुआ था, CHINNU, चिन्नू। अब ये जो चिन्नू वर्ड है, ऑब्वियस सी बात है ये सारे बाइकों में तो लिखा हुआ होगा नहीं और रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह से एक यूनिक आइडेंटिटी होती है उसी तरह से ये चिन्नू किसी बाइक पर लिखा होना वो भी अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी थी। तो अब पुलिस का ध्यान ऐसी बाइक्स के ऊपर गया जिन बाइक के सामने वाले नंबर प्लेट की जगह पर, नंबर प्लेट पर चिन्नू लिखा हुआ हो। अब बाइक के मेक के बारे में पुलिस ने पता लगाया और जो लोकल RTO का ऑफिस है, पुलिस ने वहाँ जाकर उस मेक वाली बाइकों के बारे में जानकारी जुटाई कि उस मेक की कौन कौन सी बाइक उस इलाके में हैं और रजिस्टर्ड हैं हाल के दिनों में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। पुलिस ने वो सारी लिस्ट निकाली, उस पर्टिकुलर मेक वाली बाइक के पूरी जानकारी RTO के ऑफिस से पुलिस ने निकाली। ये काम पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी बाइक्स होती हैं, सारी बाइकों को चेक करना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता था। तो पुलिस ने इसको फिल्टर करने का फैसला किया कि पता कर लेते हैं कि पर्टिकुलर मॉडल की बाइक कितनी है। और जब पुलिस को पता चल गया तो पुलिस ने उन बाइक्स के जो ओनर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई, कुछ लोगों से पूछताछ की और जहाँ पर वो बाइक के ओनर अलग अलग घरों में, अलग अलग जगहों पर रहते थे, उस मोहल्ले में जाकर पुलिस ने पता किया और इस कोशिश में आखिरकार पुलिस को एक और जानकारी, एक और लीड मिली। वो लीड ऐसा तो नहीं था कि किसी ने पुलिस को बता दिया कि हाँ फलां आदमी के पास कोई बाइक है उसमें चिन्नू लिखा हुआ है, लेकिन एक जो और लीड मिली वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास लीड थी। वो क्या थी? एक किसान उस इलाके में रहता है, उस किसान से पुलिस की बातचीत हुई, पुलिस लोगों से पूछताछ कर ही रही थी। तो किसान ने पुलिस को एक जानकारी दी जिसमें पुलिस ने बताया कि एक रोज़ पहले उसे 2 नौजवान लड़के किसी मोड़ पर मिले थे। वो वहाँ पर खड़े थे और उन दोनों नौजवान लड़कों से उस किसान की बातचीत हो रही थी
और इनमें से एक नौजवान के चेहरे पर स्क्रैच मार्क थे, ऐसे निशान जिसमें किसी ने चेहरे पर नोचा हो। अब किसान बड़ा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि भाई किसी के चेहरे को इस तरह से कौन नोच सकता है। वो जो दो लड़के थे उनमें से एक लड़के के चेहरे पर स्कार यानी उस तरह के नोचे जाने के निशान थे। किसान ने उस लड़के से पूछा भी, दोनों से, कि भाई ये क्या चक्कर है, तुम्हारे चेहरे पर ये कौन सा दाग है, कैसे, किसने नोच लिया। लेकिन उन दोनों लड़कों ने इस चेहरे पर जो दाग था उसको लेकर कोई कंक्रीट जवाब नहीं दिया, कोई लॉजिकल आंसर उस किसान को नहीं दिया। किसान के दिमाग में ये बात थी और पुलिस ने जब उस किसान से इत्तेफाक से पूछताछ की बातचीत की, क्योंकि पुलिस उस इलाके में ज़्यादातर लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो पुलिस को इन दो लड़कों के बारे में खबर मिली, जानकारी मिली। अब पुलिस को ये भी याद आया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें लड़की के साथ ज्यादती की बात भी सामने आई है, रेप वाली बात भी सामने आई है। और साथ ही पुलिस को ये भी याद आया कि जो पोस्टमार्टम करने वाले फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं उन्होंने उस लड़की के नेल के जो क्लिपिंग्स होते हैं, फिंगर नेल के क्लिपिंग्स, वो पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इकट्ठा किए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद उसके नेल में कोई त्वचा के टुकड़े या मांस के टुकड़े उसके ज़रूर होंगे जब उसने अपने आप को बचाने के लिए किसी को नोचा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पुलिस के सामने थी। अब पुलिस को इन सारी चीज़ों को एक दूसरे से मिलाना था, कोरोबोरेट करना था, मिलान करना था। इस बीच वो चिन्नू नंबर की बाइक, चिन्नू लिखा हुआ बाइक की तलाश तो चली रही थी और पुलिस को आखिरकार इतने सारे लीड्स के बाद, आप ये कहें कि सुरागों के बाद, आखिरकार पुलिस को वो आदमी मिल गया जिसकी बाइक पर चिन्नू लिखा हुआ था। ये एक नौजवान लड़का था जो मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन वो देखा जाए तो एक आदतन अपराधी था। उसका नाम है संतोष आर। संतोष आर को पुलिस ने धर दबोचा। उसकी बाइक पर ठीक उसी तरह से चिन्नू लिखा हुआ था जिस तरह से टीचर ने देखा था और पुलिस को डिस्क्राइब किया था। और उसके पास से पुलिस को ये जो लड़की है जिसकी हत्या हुई, उसकी नोज़पिन और कानों की बाली भी मिल गई, बरामद हो गई। लेकिन ये पुलिस का एक ऐसा तरीका होता है जिसके बारे में कई बार जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो शक करते हैं। यहाँ तक कि अदालत को भी ये भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई चीज़ें जो है वो पुलिस की निशानदेही पर बरामद हुई है या नहीं, क्योंकि कई बार पुलिस पर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि पुलिस किसी को फंसाने के लिए या अपने ऊपर से केस के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ें प्लांट कर देती। तो ऐसा इल्ज़ाम भी बचाव पक्ष के लोग लगाते हैं। तो इसीलिए पुलिस को नोज़पिन और कानों की बाली तो बेशक आर संतोष के पास से मिल गया, लेकिन पुलिस इतने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहती थी। पुलिस अब उसके दूसरे साथी को, जो इस लड़की के मर्डर में शामिल था, संतोष से पूछताछ के बाद उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली, उसका पीछा करना शुरू किया। उसे जानकारी मिल गई थी और वो लगातार भाग रहा था। कई दिनों की तलाश के बाद, कई दिनों तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस ने दूसरे नौजवान जिसका नाम प्रदीप एम है उसे भी गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप के चेहरे पर नोचे खसोटे जाने के वो निशान मौजूद थे और वो अभी भी विजिबल थे। और ये बात तकरीबन क्लियर हो गई कि यही दोनों लड़के हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ पहले रेप किया, फिर उसकी हत्या की और कानों की बाली और नाक का जो पिन होता है, नोज पिन, उसे लूट कर ये चले गए। इंटेंशन लूटपाट का ही रहा होगा, लेकिन अकेली लड़की को देखकर इनके अंदर का शैतान जागा और उन्होंने लड़की के साथ भी ज्यादती की। अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, इनसे पूछताछ भी हुई और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन अभी असली सबूतों को आजमाने की और उन्हें न्याय की कसौटी पर कसने की बारी थी। तो वो सबूत क्या थे? वो सबूत थे जो भी फॉरेंसिक के एविडेंस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने इकट्ठा किए थे वो, जिसमें सिर के बाल, प्राइवेट पार्ट के बाल, फिंगर नेल क्लिपिंग्स और फाइबर मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो है, उन सबूतों की रिपोर्ट का अब पुलिस को इंतज़ार था और वो रिपोर्ट आए। प्रदीप एम नाम के जिस दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका डीएनए प्रोफाइल इस लड़की के बॉडी से जो ह्यूमन डिपॉजिट्स मिले थे उससे मैच कर गया और लड़की के जो नाखून में त्वचा के कुछ हिस्से मिले थे उसका जो डीएनए प्रोफाइल था वो प्रदीप के डीएनए प्रोफाइल से मैच कर गया, जिससे ये क्लियर हो गया कि उस लड़की की हत्या करने में प्रदीप का रोल और प्रदीप का प्रेजेंस ज़रूर है। ठीक इसी तरह से संतोष के भी कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल उस लड़की के बॉडी से पुलिस ने रिकवर किए थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रिकवर किए थे, वो भी जो है आइडेंटिकल तरीके से डीएनए एग्जामिनेशन में मैच कर गया। और जब डीएनए की रिपोर्ट किसी आरोपी की
और किसी विक्टिम के साथ मिल जाती है, जिस तरह के केस स्टडी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, तो वो फिर एक तरह से अकाट्य सबूत बन जाता है, मतलब ऐसा एविडेंस जो बियॉन्ड डाउट हो, क्योंकि डीएनए एक यूनिक आइडेंटिटी है। आप सब जानते हैं कि एक आदमी का डीएनए दूसरे आदमी से मैच नहीं करता, मतलब परिवार के लोगों के साथ तो मैच करता है लेकिन रैंडमली किसी का किसी के साथ मैच नहीं करता। तो अगर प्रदीप और संतोष के डीएनए के एविडेंस अगर उस लड़की के बॉडी से रिकवर हुए हैं, तो आप समझिए कि इन दोनों का उसके कत्ल में और उसके साथ रेप करने की घटना में कितना मतलब ऐसा हाथ होगा जिस पर कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अहम सबूत पुलिस के पास थे जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बदौलत पुलिस को मिले थे। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 38 विटनेसेस को पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के सामने पेश किया। वो चाहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, वो टीचर हो जिसके साथ पहले रॉबरी की कोशिश हुई थी, वो किसान हो जिसने इन आरोपियों के चेहरे पर नाखूनों के निशान देखे थे, तो और वो स्टूडेंट हो। इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं इस केस से जुड़े हुए, जिनसे भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की थी, उनको पुलिस ने राज़ी किया और 38 गवाहों को पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में पेश किया। 17 एविडेंसेस, पीस ऑफ एविडेंसेस पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में पेश किए और तकरीबन 10 से 15 डॉक्यूमेंट्री एग्जिबिट्स जो है वो सबूतों के तौर पर पुलिस ने अदालत में पेश किए। और इस तरह से इस मामले की जांच में जो भी पुलिस ने मेहनत मशक्क़त की, उसके बाद एक वाटर टाइट केस पुलिस बनाने में कामयाब रही। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अदालत ने इस मामले में इन दोनों लड़कों को गुनहगार करार दिया, क्योंकि सबूत बहुत मजबूत थे, इनके पास से बरामदगी भी हुई थी, मोटिव भी क्लियर हो चुका था, डीएनए की बात भी सामने आ गई थी, गवाहों की बात भी सामने आ गई थी। तो इनको फांसी की सज़ा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए इन दोनों लड़कों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। हालांकि आपको पता है फांसी की सज़ा देना और फांसी के तख्ते तक किसी को पहुंचा देना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो फांसी की सज़ा तो हो गई, लेकिन फांसी की सज़ा होने के बावजूद इन्हें अभी तक फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी फांसी की सज़ा को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में जो है अपील की है, अर्जी दायर की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हाई कोर्ट का फैसला भी आएगा और शायद इन लड़कों को उनके किए की सज़ा मिलेगी और आखिरकार फांसी की सज़ा उन्हें दे दी जाएगी। तो जो मेरी प्रीवियस स्टोरी है जो हमने आपको पहले सुनाई थी, उस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है और उस स्टोरी के बारे में आइए थोड़ी बातचीत करते हैं। कुछ कमेंट्स आपके और उनका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। ऐसा ही एक केस था जिसमें बीजेपी के एक लीडर का मर्डर हुआ और जो मर्डर करने वाला शख्स था वो कत्ल से पहले खुद ही अपने खिलाफ जो है वो एविडेंसेस इकट्ठा कर रहा था। वो क्यों ऐसा कर रहा था? कोई अपने कत्ल के बारे में सबूत क्यों जमा करेगा? आदमी तो सबूत मिटाने की कोशिश करता है। तो ये एक अनोखा केस है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है, क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतीम से सुनिए में आप एपिसोड नंबर 540 को ज़रूर देखें। तो इस एपिसोड पर जिन लोगों ने कमेंट किया है, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। जगदीश चांडेगरा जी हमारे रेगुलर लिसनर तो हैं ही, रेगुलर कमेंट भी करते हैं। उन्होंने भी आज अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरी तो हौसला अफजाई की ही है और उन्होंने ये भी कहा कि जिस शख्स की हत्या हुई वो कत्ल के एक मामले में एक गवाह थे, चश्मदीद थे और वो अपनी गवाही देने की बात पर अड़े हुए थे, जिसके चलते उनकी हत्या हुई थी। तो ऐसे लोग जो अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी मामले में इंसाफ का साथ देते हैं और दोस्ती निभाते हैं, उनको सलाम करना बनता है, उनकी चर्चा करनी बनती है। अब्दुल कलाम खान ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत दुख है कि हमारे देश में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। ये खान साहब ने चिंता जाहिर की है। अमित का कमेंट है, उन्होंने कहा है नमस्कार सुप्रतिम भाई, संसार में हर किसी को पता है कि एक ना एक दिन खाली हाथ जाना है, फिर भी लोग किसी भी हद तक जाने के लिए और कुछ भी पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत अपने सही बात कही। भास्कर अरगड़े साहब ने अपने अंदाज में ही जो है मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू वेरी मच। इसरार शेख साहब हैं महाराष्ट्र से और उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी सुनाने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत धन्यवाद। परूष श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं और स्टोरीज़ देखते हैं। याशी छोटेन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली हैं मेरे ख्याल से। हाँ, एक मिनट, आपकी वीडियो देख रही हूँ। हाँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और उनका ये कहना है कि मेरी आवाज़ जो है उनको बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच। येशी छोटेन नाम है इनका। तो जो ऑब्वियसली जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं उनके नेम भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, मतलब उनके लिए हमारे नेम थोड़े अलग होते होंगे। तो इसीलिए मैं ये
असर्टन नहीं कर पा रहा था कि मतलब आप कोई हमारी फीमेल व्यूअर हैं या फिर आप कोई पुरुष हैं, तो इसीलिए मैं देख रहा था कि आपने अपने बारे में लिखा क्या है, लेकिन आपने लिखा है कि मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आ गया। तो यशी जी बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राइज प्रोग्रामर के नाम से एक आईडी है, उनका कमेंट आया है। रंजन डी कामले साहब का कमेंट है। अंसारी साहब का, पीके चंद्रा जी है, मोहम्मद अल्तमश का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एपिक रेवोल्यूशन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर में अभी रॉकी का मर्डर हुआ है, वो भी सुनाओ। चलिए ठीक है, मैं इस स्टोरी के बारे में पता करूंगा, और अगर मतलब वो हमारा जो क्राइटेरिया है किसी स्टोरी को आप तक पहुंचाने का, अगर इस स्टोरी के डिटेल उसकी क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो ज़रूर वो कहानी भी आपके लिए लेकर आऊँगा। अशोका शुक्ला का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। शेफ एके के नाम से एक आईडी है, और इनका ये कहना है कि वो कोप्पल में ही रहने वाले हैं जहाँ कि ये स्टोरी है, और वो वीडियो हमारे देखते हैं। ये देखिए अपने आप में एक बड़ी बात है, मतलब डाउन साउथ कर्नाटका के कोप्पल से हमारा वीडियो देखते हैं, और जिस इंसिडेंट के बारे में मैंने जिक्र किया था वो भी कोप्पल का ही है। तो हमारे दर्शक देश के हर कोने में, बल्कि दुनिया के हर कोने में है, और आप लोगों के कमेंट्स को देखकर और पढ़कर जो है गर्व होता है और बहुत अच्छी अनुभूति होती है। आदित्य ने भी कमेंट किया है, न्यूज़पेपर के नाम से एक आईडी है, उनका भी कमेंट है। मुकेश यादव जी है, और सत्यम कुमार झा, इनका भी कमेंट है। ये पूछ रहे हैं कि कर्नाटका के धर्मस्थला केस का क्या हुआ, वो मास बेरियल वाला। मेरे ख्याल से ये सवाल कई बार कई लोगों ने पूछा है, शायद आपने ही इससे पहले पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि उस पर हम स्टोरी कर चुके हैं और आपको अपडेट कर चुके हैं। मास बेरियल वाला जो मामला था वो तो हिंदी में एक मुहावरा है, टाइम टाइम फिक्स हो गया, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात साबित हुई। और जो शख्स क्लेम कर रहा था कि मास बेरियल हुआ है, वो अपने क्लेम के हक में कोई बहुत ज़्यादा सबूत पेश नहीं कर पाया, और ये भी पता चला कि किसी दूसरे इंटेंशन से, कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उसने वो क्लेम किया था। तो वो बात एक तरह से देखा जाए तो अब तक की तफ्तीश में झूठी निकली। अनटिल एंड अनलेस कल को कोई और सबूत सामने आ जाए जिससे पता चले कि हाँ मास बेरियल वाली बात सही है, तो बात अलग है। अदरवाइज़ बहुत सारी जगहों पर आपको याद होगा कि खुदाई हुई थी, और हम लोग लगातार उस खबर को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से इस तरह के एविडेंस नहीं मिले जिससे पता चले कि वहाँ 20 लोगों की हत्या करके लाशें दफनाई गई हैं। कुछ एक ह्यूमन बोन्स वगैरह मिले ज़रूर थे, लेकिन उससे भी मर्डर एस्टेब्लिश नहीं होता। नदी के किनारे के आसपास के इलाका है, बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से भी वहाँ जाकर जो है प्राण त्याग देते हैं, जान देते हैं, तो ऐसे लोगों की के शव जो है उनका अंतिम संस्कार वहाँ किया जाता है। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो इसीलिए मास बेरियल और उसके पीछे मर्डर होना, इस चीज़ का एस्टेब्लिश होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वो केस जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, स्टैंड नहीं कर पाया कर्नाटक पुलिस की या वहाँ जो भी सीबीआई की तफ्तीश चल रही थी उसमें। तो खैर आई होप कि आप सेटिस्फाइड होंगे, और अगर आप चाहें तो गूगल करके उस स्टोरी के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटा सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।